हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने इससे पहले की वीडियो में हमने 16 महाजनपदों के बारे में बात करी थी। इस वीडियो में हम महाजनपदों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानेंगे। तो इस महाजनपद की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये महाजनपद की सामाजिक और आर्थिक स्थिति या अर्थव्यवस्था की स्थिति अगर आती है तो इसका पैसेज जो है बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो का ही इसके अंदर चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं महाजनपद की सामाजिक स्थिति। इस काल में समाज एक ऐसा समाज था जो अति महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजरा, क्योंकि महाजनपदों में जो समाज था बहुत ही परिवर्तन, यानी समाज में बहुत सारे परिवर्तन आए। समाज के प्रचारक, राजकुमार और व्यापारी हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, यानी हमारे को जो महाजनपदों के बारे में जो जानकारी और हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं वो प्रचारक जो थे वो राजकुमार और व्यापारी हमारा थे, कि ये वह काल था जिसमें भारत में प्रथम बार नगर अस्तित्व में आए और इसी काल में साक्षर परंपरा का प्रारंभ हुआ, यानी लिख शिक्षा, साक्षरता। अतः इस काल की सामाजिक स्थिति को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। तो 16 महाजनपदों की जो सामाजिक स्थिति उसको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कि 16 महाजनपदों में हमें क्षत्रिय समाज देखने को मिला। क्षत्रिय लोग समाज के सबसे अधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली वर्ग के रूप में प्रकट हुए। बुद्ध और महावीर समाज के इसी समूह से संबंधित थे। ब्राह्मणिक ग्रंथों में क्षत्रियों की समानता योद्धा जाति के साथ की गई है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रियों को दूसरे स्तर की जाति के रूप में स्थान मिला है। उनको समाज का शासक वर्ग माना जाता था। इस तरह से दूसरा वर्ग था ब्राह्मण जी, यानी जो महाजनपद की दूसरी जो सामाजिक स्थिति है वो ब्राह्मण वर्ग। समकालीन साहित्य में ब्राह्मणों के विषय में जो साक्ष्य मिलते हैं उनसे ऐसा प्रतीक होता है कि वे एक जाति समूह के रूप में थे। जो कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता था वे सदैव ब्राह्मण ही बना रहता था। वे अपना व्यवसाय परिवर्तित नहीं कर सकता था, परंतु वे सदैव ब्राह्मण ही रहता था। ब्राह्मणिक ग्रंथों में उनको विशेष अधिकार दिया गया है कि वे ईश्वर व आदमी के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। बलि यज्ञों को संपूर्ण करने के लिए पूर्ण अधिकार उनके पास थे। तो इस तरह से दूसरी विशेषता ब्राह्मण थी। तीसरी बात करेंगे वेश्य और घेपति के बारे में जी। वर्ण व्यवस्था में वेश्य अनुष्ठानिक क्रम में तीसरे स्थान की जाती है। उनका मुख्य कार्य पशुओं को पालना, कृषि करना तथा व्यापार करना था। घेपति का शाब्दिक अर्थ है कि घर का स्वामी। ये समुदाय भूमि का स्वामी था और ये परिवार श्रम दासों और नौकरों के श्रम से अपनी भूमि पर खेती करते थे। तो इस तरह से ये समाज का तीसरा वर्ग और चौथा वर्ग। अब बात करेंगे शूद्र यानी चौथे वर्ग के बारे में। शूद्र जी, इस काल में शूद्र सबसे निम्न स्तर पर समझे जाते थे। अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना उनका कर्तव्य था। गैर ब्राह्मणिक ग्रंथों के बहुत से ऐसे गरीब और दलित समूहों की चर्चा करते हैं जो शूद्र कहे जाते थे। इस तरह से चौथी विशेषता थी। अब बात करते हैं घुमक्कड़ सन्यासी की जी। ये 16 महाजनपदों की सामाजिक स्थिति है। तो ये यानी घुमक्कड़ सन्यासी क्या थे? ये वे लोग थे जिन्होंने अपने घर त्याग दिए थे, यानी इन्होंने अपना बिल्कुल घर छोड़ दिया था और घुमक्कड़ सन्यासी के जीवन व्यतीत करने लगे थे। वे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे और जीवन के अर्थ, समाज और आध्यात्मिकता पर चर्चा करते थे। महावीर और बुद्ध इसी प्रकार के लोगों में से थे, यानी घुमक्कड़ सन्यासी। अब बात करते हैं स्त्रियों की दशा जी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समाज और अर्थव्यवस्था के परिवर्तनों ने स्त्रियों की स्थिति को भी प्रभावित किया। पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार प्राप्त होता था। पत्नी वेद संतान को जन्म देने का साधन मात्र थी, परंतु साथ ही ऐसी महिलाओं की संख्या भी बहुत बड़ी थी जो अपने स्वामी और स्वामिनियों की सेवा करने में संपूर्ण जीवन व्यतीत करती थी। जैसे कि अपने हस्बैंड की या जो उनके स्वामी होते थे उनको अपने जीवन पूरा उनकी दासी बनके यानी उनकी सेवा करने में पूरा जीवन निकाल देती थी। ऐसी महिलाएं भी थी। महिलाओं को आदमियों की तुलना में हीन दृष्टि से देखा जाता था। उन्होंने किसी भी सामान्य सभा में बैठने के योग्य नहीं समझा जाता था। स्त्रियों को हमेशा
पिता, भाई अथवा पुत्र के नियंत्रण में रहना पड़ता था। बौद्ध में भी उन्हें पुरुषों के से मतलब पुरुषों से नीचा समझा जाता था। तो यहाँ पर महिलाओं की स्थिति भी काफी निम्न थी। तो अब बात करेंगे हम महाजनपदों की आर्थिक स्थिति या अर्थव्यवस्था के बारे में। तो इस काल को अक्सर प्रारंभिक भारतीय इतिहास में से एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में पहचाना जाता है। महाजनपदों के दौरान एक स्थिर कृषि सभ्यता के उद्भव ने निजी संपत्ति और भूमि राजस्व की अवधारणाओं को जन्म दिया। इस काल की आर्थिक स्थिति को निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, महाजनपदों की आर्थिक स्थिति। इस काल में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थी, यानी जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि महत्वपूर्ण थी, क्योंकि कृषि से ही कच्चा माल, यानी जो यहाँ की अर्थव्यवस्था थी वो कृषि से ही चलती थी, क्योंकि कृषि से कच्चा माल भी प्राप्त होता। इसलिए इस काल में अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कृषि को माना। मिट्टी की उपज का 10वां हिस्सा भू राजस्व के रूप में देना पड़ता था। यानी अगर यहाँ पर जो कृषि की जो टोटल कृषि होगी उसकी उपज का यानी 10वां हिस्सा यानी 10% हिस्सा भू राजस्व के रूप में हमें शासक को देना पड़ता था। सेकंड पॉइंट है, कृषि क्षेत्र को छोटे छोटे भूखंडों में विभाजित किया गया था तथा सिंचाई, कृषि और जल संरक्षण के लिए सहकारी प्रणाली का उपयोग किया गया था। यहाँ पर जो सिंचाई व्यवस्था थी वो सहकारी प्रणाली के आधार पर ही प्राप्त होती थी और यहाँ पर कृषि छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटकर की जाती थी। कृषि के अतिरिक्त पशुपालन आर्थिक अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। यानी कृषि से तो आय मिलती थी, बल्कि यहाँ पर लोग पशुपालन भी करते थे, जिससे पशुपालन से अपनी और जरूरतें, पशुपालने से उनको दूध, दही, क्रीम और इसके अलावा कृषि को जोतने के लिए पशु प्राप्त हो जाते थे। और कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी एक बहुत अच्छा माध्यम था आय का। यहाँ पर नेक्स्ट है, इस काल में व्यापार भी होता था। व्यापार आंतरिक और बाहरी देशों से भी होता था और व्यापार यहाँ की आय का मुख्य साधन था। इस काल में मुख्य वस्तुएं यानी रेशम, सोना और कढ़ाई वाले कपड़े थे। यहाँ के लोग रेशमी कपड़े, सोने के आभूषण और कढ़ाई वाले कपड़े पहनते थे। इस अवधि के बाद व्यापार और वाणिज्य में सहकारी प्रणाली के उदाहरण मिलते हैं। तो इस तरह से हमने महाजनपदों की अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक व्यवस्था के बारे में पढ़ा। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।